नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। दुधारू पशुओं में बाह्य और अंतः परजीवियों की समस्या। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख एवं प्रबंधन। जहां पर किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती है और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हम अपने मुर्गे मुर्गियों की बरसात में देखभाल करें। क्योंकि इस समय अगर पशुओं की देखरेख और विशेष रूप से मुर्गियों की देखरेख नहीं की गई तो उनमें कुछ बीमारियां हैं जो काफ़ी हद तक आ जाती हैं और काफ़ी नुकसान करती हैं। तो सबसे पहले उनके आवास के बारे में बात करते हैं। तो आवास में आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार मुर्गियों के बाड़े में छत पर कई बार दरारें रहती हैं, छेद रहते हैं। तो बारिश आने के पूर्व, अभी बारिश चली रही है, तो आप बारिश आने के पूर्व उन दरारों को या तो सीमेंट से या किसी शीट से उनको ढक दें। नहीं तो अगर इस प्रकार ना हो तो आप पॉलीथीन की तिरपाल से उसको अच्छे से ढक दें। दूसरा, आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो आपकी मुर्गियों का बाड़ा है, शेड है, उसमें दोनों तरफ कम से कम 1.5 फीट दोनों तरफ दीवार के आगे आपकी छत निकली रहे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप उनमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि उससे पानी उनके अंदर ना जा सके। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बरसात का समय रहता है तो उस समय मौसम में नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपके बुरादे में भी नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है। हमको अपनी जो बुरादा है, जो उनकी बिछाली है, उसको सूखा रखना है। सूखा रखने के लिए उसमें सबसे अच्छा तरीका, एक तो उसको पलटते रहें, जिससे कि जो नीचे का गीला बुरादा है वो पलटेगा तो ऊपर आके वो सूख जाएगा। दूसरा, अगर कहीं पे बुरादा ज़्यादा गीला हो गया, कहीं पानी की बौछार आ गई है, तो उस बुरादे को हटा दें। तीसरा, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ सूखा बुरादा उनमें मिला दें। चौथा, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि बुरादा गीला है, मौसम गीला ही बना हुआ है, बराबर बारिश लगातार हो रही है, तो आप उसमें थोड़ा चूना बुरक दें। जो ये पुताई वाला चूना रहता है, ये पाउडर उसमें बुरक दें और उसको मिला दें, जिससे कि चूने से वो जिसमें जो कीटाणु मौजूद हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। दाने का भी आपको भंडारण बड़ा उचित करना पड़ेगा, क्योंकि नमी का मौसम है, दाना नमी पकड़ता है, नमी पकड़ता है तो उसमें फंगस लग जाता है और ये फंगस भी आपको लंबे समय में मुर्गियों के लीवर पे, उनके यकृत पे विपरीत प्रभाव डालेगा और अगर फंगस की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको दाने को सूखी जगह रखना है, दाने को पॉलीथीन के बैग में बंद करके रखना है। और एक और बात, लंबे समय तक दाने का इस्तेमाल ना करें। 15 से 20 दिन का दाने का इस्तेमाल करें, उसके बाद में आप फिर नया दाना इस्तेमाल करें। एक और महत्वपूर्ण बात है, बरसात के समय जो पानी की सप्लाई रहती है, कई बार पाइपलाइन से जो पानी आता है उसमें कई बार पानी में पाइपलाइन से लीकेज हो गए, कई बार मिक्सिंग हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी मुर्गियों को जो पानी दिया जा रहा है वो नियमित रूप से देखते रहें कि साफ पानी आ रहा है। अगर गंदा पानी आता है तो आप दूसरे साफ पानी का इस्तेमाल करें, गंदे पानी को उनको ना पिलाएं। और साथ में पानी के बर्तनों की नियमित सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय कोक्सीडिया के साथ साथ में ई कोलाई जो एक सामान्य बैक्टीरिया है, लेकिन बारिश के समय में ये भी बहुत नुकसान कर सकता है। इस समय प्रिवेंटिव कोक्सीडिया की रोकथाम के लिए और बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए, जब कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी मुर्गियों का भोजन खाना कम हो रहा है, वो दाना कम खा रही हैं, तो आप कुछ दवाइयाँ हैं जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो दवाइयाँ आप दाने में मिलाकर उनको, जैसे आप ऊपर से सब्जी में नमक डाल देते हैं, उस तरीके से आप दाने में एक डाइक्लाज्यूरिल करके एक दवाई आती है,
या फिर एम्प्रोलियम सॉल्ट, ये आप दाने में मिलाकर आपको केवल जैसे 1 किलो दाना अगर आप दे रहे हैं अपनी मुर्गियों को 1 किलो के हिसाब से बताएं, तो उसमें आपको केवल 5 ग्राम वो दवाई डालनी है, मुर्गियों को दे देना, छिड़क देना है, तो वो दाने के ऊपर चिपक जाएगी और मुर्गियाँ उसको खाएंगी, तो ये जो बीमारियाँ हैं वो उनसे बचाव होगा। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मुर्गियों में मैरेक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है, जो कि सामान्यतः हैचरी से 1 दिन के चूजे में लगाकर किसान भाइयों को दिया जाता है। उसके उपरांत जब किसान भाई चूजों को लेकर आते हैं तो उसके पश्चात 7 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का B1 या F1 स्ट्रेन किसान भाइयों को मुर्गियों के चूजों के नाक या आँख के द्वारा 2 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। इसके पश्चात 14 दिन की उम्र में IBD या गंबोरो नामक बीमारी का टीका देना चाहिए, जिसको कि पानी में मिलाकर 0.2 ml प्रति चूजे की दर से दिया जाता है। इसके पश्चात 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके पश्चात 28 दिन की उम्र में गंबोरो बीमारी का बूस्टर डोज पीने के पानी में मिलाकर चूजों को दिया जाता है। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो करीब 30 से 32 दिन की उम्र में हमको IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी का भी टीका पीने के पानी में देना चाहिए। उसके पश्चात 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका दिया जाता है और फाउल पॉक्स बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ दिनों में मुर्गियों में विकसित हो जाती है। इसके पश्चात 56 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का पुनः टीकाकरण, जो कि R2B नामक स्ट्रेन को दिया जाता है और इसको देने के लिए इंजेक्शन के द्वारा मांस में इंट्रामस्कुलर आपको देना चाहिए। उसके पश्चात 14 सप्ताह की उम्र में रानीखेत का पुनः टीकाकरण किया जाता है। उसके पश्चात प्रति 2 माह या 8 सप्ताह के अंतराल पर आपको रानीखेत का लासोटा नामक टीका लगातार पानी में देते रहना चाहिए। तो ये सब सावधानियां आप रखेंगे किसान भाइयों, बरसात के मौसम में आपकी मुर्गियों में नुकसान नहीं होगा और आपका लाभ उच्च स्तर पर बना रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इन दुधारू पशुओं की देखरेख में लापरवाही के चलते बाह्य और अंतः परजीवियों की समस्या देखने को मिलती है, जिनकी रोकथाम नहीं की गई तो पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके कारण दूध का उत्पादन भी कम होने लगता है। तो आप पशुओं में आने वाले बाह्य और अंतः परजीवियों की समस्या से बचाव और उसकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय महू के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल सेहर। आज किसान भाइयों, हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए बहुत ही उम्दा हम उपाय सुझाएंगे कि बाह्य और भीतरी जो परजीवी हैं उनसे हमें कैसे बचना है और अपने पशुओं को कैसे बचाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमको प्राप्त हो सके। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाह्य परजीवी 2-3 प्रकार के होते हैं। जो मुख्य प्रकार है वो आपके, जिसको आप किलीली बोलते हैं, गिचूड़ी बोलते हैं, मिडुला बोलते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है। और एक फ्ली होती है जो बहुत तेज उछलती है, वो छोटी होती है। और इसके अलावा उनके अंडे होते हैं। देखिए, परजीवी की समस्या ज़्यादा होने से आपके पशु का एक तो उत्पादन कम होता है, दूसरी बात पशु बार बार परेशान होता है मक्खियों से, मिलाने से। तो पशु मच्छर मक्खी भगाने के लिए भी वो, आप देखते होंगे बरसात के मौसम में हमेशा पशु आपको रोड पे बैठे मिलते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी परजीवी को खत्म करने के लिए उसके पूरे कुचक्कर को मिटाना होगा। आपको उनकी लाइफ साइकिल को कैसे ब्रेक करना है, इसके कुछ मैं बिल्कुल सरलतम उपाय आपको बताऊंगा। तो घरेलू उपचार सबसे पहले ये हैं कि हम जानवर की जो
हम साफ सफाई करते हैं, जैसे मसाज करते हैं, ब्रश से धुलाई करते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो बाह्य परजीवी हैं वो गिर जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं, तो पूरी तरीके से उनको समाप्त करने के लिए हमें बाजार से कुछ केमिकल्स भी ले सकते हैं। हम नीम भी नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूकलिप्टस ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में अमलतास या रेड नाम से साइपरमेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, जिसको हम 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से घोल के पशु के ऊपर लगा दें। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इसका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मूसिका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये जो बाह्य परजीवी हैं, ये फटी हुई दरारों में, गड्ढों में, ऐसी जगहों पर अपने अंडे दे देते हैं। और अंडे देने के कारण से क्या रहता है, हमें पशु के मान लीजिए कीड़े हमने समाप्त कर दिए, लेकिन हम फिर देखते हैं कुछ दिनों बाद फिर हो जाते हैं। तो उसका कारण वो है कि हम उसकी जो दूसरी अंडे वाली लाइफ साइकिल है उसको हमें ख़त्म करना है। तो उसको कैसे करना है, आप स्प्रे से भी कर सकते हो, केमिकल के स्प्रे आते हैं, हॉट गैस ब्लोअर्स आते हैं, जिससे जला के आप ख़त्म कर सकते हैं। अपने को अगर इसका परमानेंट उपाय करना है, तो जितने क्रैक हैं, जितनी फटी हुई कहीं दीवार में क्रैक है या कहीं छेद है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसको हम अगर बंद कर दें तो उन चीज़ों के स्रोत बंद हो जाएंगे। किसान भाइयों, अंतः परजीवी पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से जरूर बचाएं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अंदरूनी परजीवियों की। अंदरूनी परजीवियों में 3 तरह के परजीवी मुख्य होते हैं, नीमाटोड्स, ट्रीमेटोड्स एंड सिस्टोड्स। ये 3 तरह के परजीवी हैं। एक होते हैं बर्मी बोलते हैं जिसको, जो केंचुए के समान आकार के होते हैं, और दूसरे होते हैं फ्लूक्स होते हैं, जो आपके लीवर में पाए जाते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सिस्टोड्स। उत्पादन जो पशु आपका खा रहा है उसको ये पेट में जाके ये लोग उसका आपके पशु का खून चूसते हैं, तो जिससे क्या रहता है कि जो उसकी ऑब्जॉर्प्शन का जो एरिया है, एक तो वो कम होता है, दूसरी बात यह है कि वो वहाँ जो चिपका है तो वो खून पी रहा है आपके पशु को, तो उससे लाभ होता है। दूसरे पशु हमारे मूक बंधु हैं, उनको तो ये अपनी समस्या बताने का कोई तरीका ही नहीं है कि हमें उनके व्यवहार से, हाव से, भाव से देख के पता लगाना पड़ता है। तो बाजार में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स आती हैं, और तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग जैसे एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, अगर आप इन दवाइयों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उससे निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो भीतरी परजीवियों के लिए हम भीतरी और बाहरी परजीवियों के लिए एक कॉमन ड्रग्स हैं आजकल, जैसे आइवरमेक्टिन है, डोरामेक्टिन है। इसको भी आप 50 किलो पे 1 ml तक बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्रति ml 50 किलो वजन के हिसाब से देते हैं। जैसे मान लीजिए 600 किलो का पशु है तो आप कम से कम उसको अंडर वेट ना देके 10 ml दे दीजिए, ये सबकट दिया जाता है। तो आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन, ये दोनों बाहरी परजीवी और भीतरी परजीवी दोनों के लिए बहुत कारगर है। आइवरमेक्टिन थोड़ा सस्ता रहता है, डोरामेक्टिन उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है वो महंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राज्य की ज्यादातर खेती बाड़ी बारिश के भरोसे है। किसान फसलों की बोनी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठते हैं, लेकिन बारिश में उतार चढ़ाव या अनिश्चितता किसानों के लिए डरावनी हकीकत में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में फसलों को संरक्षित क्षेत्र में उगाना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए संरक्षित खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में किन किन फसलों की खेती की जा सकती है तथा पॉली हाउस में इन फसलों की खेती करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन फसलों की पॉली हाउस में खेती की जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं फसलों की खेती की, तो वेजिटेबल्स जो सब्जियों की खेती है उसमें हम कलर्ड कैप्सिकम, डिफरेंट कलर जो है कैप्सिकम की, उसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी टमाटर की खेती कर सकते हैं। सीडलेस कुकुम्बर जो बीज रहित खीरा है उसकी खेती कर सकते हैं। और ऑफ सीजन टमाटर, जो टमाटर है वो ऑफ सीजन में करेंगे तभी उसका ज़्यादा
फ़ायदा हम ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम एक्जोटिक जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तीदार सब्जियां हैं, उनकी खेती भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूलों की खेती। तो फूलों की फसलों में हम बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस में हम गुलाब की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कारनेशन की खेती कर सकते हैं, इसके अलावा ऑर्किड की खेती कर सकते हैं, एंथूरियम की खेती कर सकते हैं और क्राइसेंथेमम की खेती कर सकते हैं। और जब बात करते हैं फलदार पौधों की, तो फलदार में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जा सकती है प्रोटेक्टेड में, वो आपका स्ट्रॉबेरी, जिसको हम पॉली हाउस के अंतर्गत कर सकते हैं। पॉली हाउस फसलों को हवा, बारिश और अन्य जलवायु कारकों से बचाता है। ये फसलों के चारों ओर माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, जो उत्पादन और गुणवत्ता के संबंध में अधिकतम वृद्धि में मदद करता है। पॉली हाउस उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता भी प्रदान करता है, जिसके कारण फसल की पैदावार और बेहतर होती है। पॉली हाउस में विभिन्न परिस्थितियों में पौधों को उगा सकते हैं, जो कि किसी विशेष जलवायु क्षेत्र में खेती करना असंभव है। पॉली हाउस में फसलों की खेती आपको न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम लाभ दे सकती है। अब किसान भाइयों, जैसे आपने पता कर लिया कि आपको कौन सी फसल पॉली हाउस के अंदर लगानी चाहिए और उसके बाद उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे बड़ा पहला काम आता है कि आपका जो है पॉली हाउस कहाँ लगाएं, कैसे शुरुआत करें। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर को बनाने की। तो स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस जगह का चयन करना चाहिए और कैसे कैसे स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चुनाव, जगह का, स्थान का चुनाव कैसे करें जहाँ पे पॉली हाउस लगाना हो। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि जो पेरी अर्बन एरियाज है, जहाँ मार्केट की नज़दीकता हो, ऐसे जगह पे इसको लगाना चाहिए। दूसरा, इसको ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जो आपका एरिया है उसमें हाइटेड एरिया है, जो ऊंचा एरिया है उसमें लगाना चाहिए, ताकि आपका पानी की भरने की समस्या है वो इसमें नहीं आए। दूसरा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आप स्ट्रक्चर लगाने जा रहे हैं, जहाँ पॉली हाउस स्थापित करने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर स्थापित करने जा रहे हैं, वो वेल कनेक्टेड, यानी कि वहाँ रास्ता होना चाहिए, ताकि आप जो आदान है, जो भी रिक्वायरमेंट है या उसका प्रोड्यूस है, वो आसानी से बाज़ार में ले जा सकें और ला सके, इनपुट्स जो हैं वो ला सके। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आसपास में लेबर आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो जाए और लगातार उपलब्ध हो जाए, ऐसी जगह का चुनाव करें। पॉली हाउस खेती प्रणालियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लोटेक पॉली हाउस, इस प्रकार के पॉली हाउस की स्थापना में लागत कम लगती है और इसे बनाना बेहद आसान होता है। आमतौर पर इसका निर्माण करने के लिए बांस और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो ठंडी जलवायु के लिए बहुत प्रभावी कार्य करता है। मध्यम तकनीक वाले पॉली हाउस इनके निर्माण के लिए हवा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए करते हैं और इसको मजबूत करने के लिए लोहे के पाइप का उपयोग किया जाता है। अंदर के नमी के स्तर और तापमान को बनाए रखने के लिए कूलिंग पैड का उपयोग किया जाता है। हाईटेक पॉली हाउस इस प्रणाली में उचित तापमान, आर्द्रता और अन्य मापदंडों को बनाए रखने में आंतरिक जलवायु और फसल की स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वचालित नियंत्रण करता है। ये प्रणाली बेमौसम में फसल उगाने के लिए बेहद उपयोगी होती है। दूसरा, इसमें जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो इसमें सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, उसका भी किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। यह जो सब्सिडी है 50% के आसपास इसमें सब्सिडी होती है। जो आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसका लाभ जो है, आप जो आपका DHO होता है, जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ उससे संपर्क करके आप उसमें अनुदान का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलावली, जिला मुरैना के कृषक बलदेव सिंह ने। ये अरहर की फसल में उखटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बलदेव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है, लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप आमतौर पर बारिश होने के बाद और कभी-कभी फूल फल लगने की अवस्था में होता है।
रोग ग्रसित पौधे की जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर ही यह रोग तेजी से फैलता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। और जहां तक रोकथाम की बात है तो आप इस रोग का खड़ी फसल में कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय यानी बुआई के समय ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाकर फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और आगे चलकर अच्छी उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के प्रबंधन की बात है तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें। इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। इसके अलावा ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप अरहर की कूड़ बनाकर बुआई करें, जिससे आप इस रोग को खड़ी फसल में होने से बचा सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।